क्लास में कराया था भैया कि ये जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चल रही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चल रही है, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल प्लेन कैसा है, रफ है, तो वहां पे उसको चलने में कितना वर्क करेगी, तो आपको याद होगा, ठीक है, म्यू एम जी एक्स था वर्क। जब मैंने इंक्लाइन प्लेन पे उस बॉडी को चढ़ाया तो कितना वर्क करेगी, तो मैंने आपको बताया था भैया एम जी ब्रैकेट में म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इनटू में एक्स, कल याद होगा आपको कराया था मैंने, ठीक है, उसे कर लेना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम कर रहे हैं भैया डाउन द प्लेन, तीसरा केस है इसका, डाउन द प्लेन, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। एक बॉडी है जो इंक्लाइंड प्लेन आ रही है, नीचे आ रही है इस तरीके से, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये एंगल इतना ज्यादा है, ठीक है भैया, कि एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होने पर बॉडी अपने आप क्या होती है, नीचे स्किड कर जाती है। तो ये बॉडी है आपकी, ये बॉडी बना रहा हूं मैं इसको, ठीक है, इसका जो एजिस एजिस इंक्लाइन प्लेन पे रखी है उसका एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, रिपोज से ज्यादा होने पर बॉडी अपने आप क्या होगी, नीचे की तरफ आ जाती है। ये क्या है, बॉडी का वेट आपको पता ही है, बॉडी का वेट कैसा लगता है, एम जी। ये क्या है, कांटेक्ट फोर्स, क्या है ये, एन, और ये क्या है भैया, थीटा, ये होगा एम जी, और ये क्या होगा एम जी। और अगर बॉडी खुद ब खुद नीचे आ रही है तो इसका मतलब टोटल फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन किधर की तरफ लग रहा होगा, पीछे की तरफ, है ना, क्योंकि नीचे आ रही है बॉडी। तो इस टोटल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, हेयर, अच्छा ये नाम दे दो ए बी सी। तो ए से बी तक की जो दूरी है आपकी वो एक्स है, ए से बी तक की दूरी क्या आपकी, एक्स है। तो हेयर आपको बता दूं, हेयर जो टोटल फोर्स है, टोटल फोर्स क्या होगा, एक फोर्स नीचे लग रहा है, एक फोर्स ऊपर लग रहा है, लेकिन बॉडी नीचे किसी के लिए, इसका मतलब ये वाला फोर्स ज्यादा है, ये वाला फोर्स क्या है, कम है। तो इसका मतलब टोटल फोर्स की वैल्यू क्या होने वाली है आपकी, वैसे होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन, ठीक है, और टोटल फोर्स यहां पे होगा आपका एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू में एम जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एम जी अगर साइन थीटा, और आप सब जानते हो जो फ्रिक्शन होता है वो म्यू एन के बराबर होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एन के बराबर होता है, इसको एम जी एम ए लिख दीजिए, एम ए, और ये क्या होगा एम जी साइन थीटा, फ्रिक्शन क्या होता है म्यू एन, और ये क्या होगा एम ए, इसको आगे लिखते हो एम जी साइन थीटा। अगर आप यहां पे देखो तो एन की वैल्यू किसके बराबर है, एम जी कॉस थीटा के, तो हमने क्या लिख दिया, म्यू एन के यहां पे एम जी कॉस थीटा इक्वल्स में क्या हुआ एम ए। तो भैया यहां से एम कॉमन ले लीजिए, जी भी कॉमन ले लीजिए, तो क्या हुआ साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू में एम इंटू में ए, एम से एम क्या हुआ कैंसिल हो गया, यानी गिरने जो बॉडी नीचे आ रही है इंक्लाइन प्लेन के, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू में क्या हुआ भैया ये जी, जी पीछे लगा दो, तो ये बॉडी का एक्सेलरेशन है। अच्छा टोटल फोर्स क्या है, अगर मैं टोटल फोर्स की बात करूं, टोटल फोर्स कितना है, तो आपको पता है भैया बॉडी नीचे आ रही है, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, ये फोर्स नीचे लग रहा है, ये फोर्स ऊपर लग रहा है, बॉडी आ रही है नीचे, तो नीचे जब भी आ सकती है जब नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, ऊपर वाला फोर्स क्या है कम हो। तो कितने फोर्स से नीचे आ रही होगी, तो दिस फोर्स माइनस, मान लीजिए यहां पे 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर लग रहा है 30 न्यूटन का, तो बॉडी कितने फोर्स से नीचे आ रही होगी 20 न्यूटन से। कैसे आया 50 माइनस 30 करके, तो मैंने कहा भैया जो बॉडी आ रही है नीचे की तरफ खिसक रही है वो कितने फोर्स से आ रही होगी, तो हमें पता है वो क्या होगा, ठीक है, वो कितना होगा आपका एम जी साइन थीटा माइनस एफ एम जी साइन थीटा। एफ क्या होता है आप सबको पता होगा म्यू एन के बराबर आता है, और यहां पर एन की वैल्यू किसके बराबर है, एम जी कॉस थीटा के बराबर है, एम जी इंक्लाइन प्लेन पे हमेशा एन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा के ही बराबर होती है। तो टोटल फोर्स क्या हो गया जिससे बॉडी नीचे आ रही है, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, तो एम जी कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो गया भैया साइन थीटा माइनस म्यू
कॉस थीटा इतने फोर्स से नीचे आ रही है। अगर ये इतने फोर्स से नीचे आ रही है देन वर्क डन क्या होगा, देन वर्क डन जो होता है फ्रॉम ए टू बी, ए से बी का वर्क डन क्या होगा, बॉडी यहां से यहां पे आ रही ना, तो ए से बी का वर्क डन क्या होगा, तो भैया वर्क होता है टोटल फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। टोटल फोर्स कितना है, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा ब्रैकेट में, इनटू में डिस्प्लेसमेंट कितना है एक्स। तो ये हो गया आपका वर्क जो बॉडी आ रही है। इस जो बॉडी इंक्लाइन प्लेन से नीचे आ रही है वो इतना वर्क करेगी, जो बॉडी इंक्लाइन प्लेन से नीचे आ रही है उसका इतना एक्सेलरेशन होगा। ये ध्यान रखना, ये दोनों पूछे आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। ठीक है, अब देखिए अगला जो टॉपिक है आपका जो सिलेबस में है आपका वो है, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी के टॉपिक है। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी में दो जगह पे निकालनी है, ठीक है, एक न, तीन जगह पे निकालनी है, ठीक है। एक तो है लेवल रोड पर, जब लेवल रोड पे आप देखो यू टर्न आता है ना, यू टर्न ऐसे गाड़ी मुड़ती है यू टर्न पे, तो वहां पर कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। उससे कम होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे ज्यादा होगी तो गाड़ी क्या होगी, पलट जाएगी, ठीक है। तो हमें यहां पे निकालनी है क्या, मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। पहले हम निकालेंगे लेवल रोड पर, जब आप यू टर्न ले रहे हो लेवल रोड पर कितनी देखिए मैक्सिमम का एक और नाम है ऑप्टिमम वेलोसिटी, ठीक है। तो मैं मैक्सिमम वेलोसिटी बोलूं या ऑप्टिमम वेलोसिटी, मतलब समझ जाना कि मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, अगर मैं बोलूं किसी गाड़ी की मैक्सिमम वेलोसिटी 100 किलोमीटर हो सकती है, फिर उससे ऊपर जाएगी तो गाड़ी पलट जाएगी, तो भैया 100 से 100 तक तो नहीं पलटेगी, 100 से नीचे भी नहीं पलटेगी, 100 से जैसे ऊपर जाओगे तो क्या होगा, पलट जाएगी। तो हमें यहां पे निकालना, आपको यहां पे तीन केस कराऊंगा, ये फ्रिक्शन के तीनों लास्ट टॉपिक है, ठीक है। ऑप्टिमम वेलोसिटी क्या है, ऑप्टिमम वेलोसिटी, और इसमें से एक टॉपिक 100% आएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी। ऑप्टिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी नाम बने, लेकिन चीज क्या है एक। चलो देखते भैया, पहला केस है केस फर्स्ट, ऑन अ कर्व लेवल रोड। कर्व भी है मतलब मुड़ रही है, लेवल है मतलब कि कहीं से ऊबड़ खाबड़ नहीं है। रोड पर आप यू टर्न ले रहे हो जैसे नॉर्मली आपकी रोड होती है, तो इस तरीके से रोड है ये, इस तरीके से, ठीक है, लेवल रोड है। ये गाड़ी है, मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूं इसमें, समझ जाना। ये गाड़ी है चलती आ रही है इस रोड पे, ठीक है। इस गाड़ी का मास कितना है, हाँ जी। आपको पता है जब गाड़ी मुड़ने लगती है ऐसे टर्न लेती है ऐसे करके, तो बाहर की तरफ इसके ऊपर धक्का लगता है जिसको हम कहते हैं जर्क। क्या कहते हैं, जर्क। जब ये बाहर की तरफ जाएगी तो अंदर की तरफ क्या लगेगा, फ्रिक्शन। क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। कि जब गाड़ी को एक टर्न लिया था ना, तो आप बाहर की तरफ, गाड़ी के ऊपर बाहर की तरफ धक्का लगता है, लेकिन वो पलट नहीं पाती या पलटती नहीं है, वो गोल घूम जाती है। क्यों, क्योंकि अंदर की तरफ क्या लगता है, क्योंकि गाड़ी इधर खिसक रही है बाहर की तरफ, लेकिन उसके अगेंस्ट में क्या लगता है, फ्रिक्शन। क्या लगता है, और वो कहां लग रहा है, इस कर्व पाथ के सेंटर की तरफ। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्व पाथ। ये जो कर्व पाथ है उसके सेंटर की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन, ठीक है भैया। गाड़ी का मास कितना है, एम, ध्यान रखना। चलो भैया करते हैं इसकी डेरिवेशन। तो हम जानते हैं भैया, वी नो, हमें क्या निकालनी है, ऑप्टिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी। इस कर्व रोड पर मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी हो सकती है जिसपे गाड़ी ना पलटे, जिसपे गाड़ी, ठीक है। तो हम निकाल रहे भैया, आपको पता है यार, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, सो इट प्रोवाइड एसेंशियल सेंट्रीपिटल फोर्स। कल मैंने आपको बताया था जब मैं सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा रहा था, तो वो हर फोर्स जो सेंटर की तरफ लगे उसे हम क्या कहते हैं भैया, सेंटर। यहां पर सेंटर की तरफ कौन लगे है, तो ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। तो चलो देखते हैं भैया, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या था, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। आर क्या है, एम क्या है, मास ऑफ गाड़ी, मास ऑफ गाड़ी, मास ऑफ गाड़ी, वी क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी। क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी। भाई बोलिए मत प्लीज, गाड़ी की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, वी है, मतलब मैक्सिमम या ऑप्टिमम।
और आर क्या है? रेडियस। किसकी रेडियस? रेडियस ऑफ कर्व पाथ। ये जो कर्व पाथ है इसकी रेडियस क्या है? आर। तो भैया सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पे क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर में क्या होगा? किसके बराबर होगा? फ्रिक्शन। क्योंकि फ्रिक्शन भी लग रहा है सेंटर की तरफ। जो फोर्स भी सेंटर की तरफ लग जाए, जो फोर्स किसी चीज को सर्कल में घुमाने के लिए मजबूर कर दे, अगर ये नहीं लगता तो ये गाड़ी उधर पलट जाती या फिर ये सीधी निकल जाती। इसी की वजह से ये गाड़ी क्या कर रही है? टर्न कर पा रही है। जब तक ये नहीं लगेगा तब तक ये गाड़ी टर्न ही नहीं कर सकती। यानी यही फोर्स गाड़ी को टर्न करा रहा है। किसमें? सर्कल में। तो यही क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। तो यहां पर फ्रिक्शन गाड़ी को टर्न करने में मदद कर रहा है, यानी सर्कल में घुमा रहा है, तो इसलिए क्या है? फ्रिक्शन ही क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। और फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू एन। एन क्या है? कांटेक्ट फोर्स। अच्छा, ये रोड कैसी है? लेवल रोड है। क्या है? इंक्लाइन नहीं है, लेवल रोड है। और लेवल रोड के केस में एन जो होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? एम जी के। किसके बराबर होता है? इंक्लाइन प्लेन पर एन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा, लेकिन लेवल रोड पर एन की वैल्यू क्या होती है? एम जी। तो भैया एम वी स्क्वायर अपॉन में आर बराबर में म्यू, ये क्या हुआ? एम जी। एम से एम क्या हुआ? कट मर गया। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? म्यू जी आर। तो वी क्या हो जाएगा आपका? म्यू जी आर अंडर रूट में। मतलब कि गाड़ी की वेलोसिटी इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे ज्यादा है तो गाड़ी क्या होगी? पलट जाएगी। चलो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एग्जांपल में मान लो गाड़ी वाला 100 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी टर्न करा रहा है, करा रहा है एक यू टर्न पर। यू टर्न पर वहां लेकिन लेकिन वहां वहां मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी लिखी हुई है? मैक्सिमम वेलोसिटी 80 किलोमीटर लिखी है पर आवर लिखी है। क्या हो भैया? चला कितने से रहा है? टर्न कितने से लगा है? 100 से। लेकिन लिखी कितनी ऑप्टिमम वेलोसिटी? 80। तो क्या मरेगा? जिंदा रहेगा। तो ये मरेगा साला, मरेगा, खत्म। ठीक है भैया, ध्यान रखना। ऑप्टिमम वेलोसिटी जैसी ज्यादा जगह है, बंदा फिनिश है। ठीक है। आपको मैक्सिमम उतनी वेलोसिटी लेनी है जो फॉर्मूले में अंडर रूट म्यू जी आर करके। म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जी क्या है? 9.8। आर क्या है? रेडियस। ये भैया रेडियस जितनी बड़ी होगी आप वहां पे उतनी ही तेज वेलोसिटी से टर्न करा सकते हो। छोटी सी रेडियस होगी, ज्यादा यू टर्न होगा। ज्यादा शार्प यू टर्न का मतलब तो छोटी रेडियस, और बड़े यू टर्न का मतलब होता है बड़ा रेडियस। बड़े अब ज्यादा बड़ा रेडियस यू टर्न होता है तो आप तेजी से ले आते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन छोटे यू टर्न में आपको वेलोसिटी कम ही करनी पड़ती है। ठीक है। नहीं तो गाड़ी क्या होगी? पलट जाएगी, मरेगा। ठीक है, आगे बढ़े। ये तो हो गया पहला केस। केस नंबर 2। इस केस का नाम है बैंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। बैंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। ठीक है। आपने देखा होगा कि जब यू टर्न आता है ना तो साइकिल वाला भी थोड़ा सा बैंड कर जाता है, मोटरसाइकिल साइकिल है ना। अच्छा, ये केस तब का भी है जब रियर एंड टियर यानी फ्रिक्शन की वैल्यू ना के बराबर हो। अब देखिए कब होता है। आप देखोगे साइकिल का एरिया कितना होता है टायर का? बहुत कम। अब बाइक का भी टायर का एरिया बहुत कम होता है। जब एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत कम होता है तो उस केस में म्यू की वैल्यू को हम क्या लेते हैं? जीरो। क्या लेते हैं? तो इसलिए साइकिल और जब बाइक के केस करूंगा या पतले कोई भी टायर वाली चीजों की बात करूंगा तो वहां पर आप फ्रिक्शन की बात ही नहीं करोगे। ठीक है, वहां पर फ्रिक्शन का ज्यादा रोल होता नहीं है। ठीक है। तो इसे कहते हैं रियर एंड टियर केस। ठीक है, रियर एंड टियर केस कहते हैं। ठीक है, जो भी है, बस यहाँ पे आपको फ्रिक्शन की वैल्यू क्या लेके चलनी है? म्यू की वैल्यू जीरो।
नहीं लगेगा, ठीक है। चल, तो देखिए भैया, जब साइकिल वाला बैंड करता है साइकिल को, यू टर्न पे आता है, मान लीजिए यू टर्न मैं बना रहा हूं, पहले इसे बैंड ही कर देता हूँ, ये साइकिल वाला है, ठीक है, इसने अपनी साइकिल को बैंड कर लिया, ठीक है। चल रहा है, क्या बन गया? ये साइकिल वाला था, ये यू टर्न ले रहा था, इसने अपनी साइकिल को बैंड कर लिया, है ना, ऐसा करके, ठीक है, ऐसा पाथ था, ठीक है। इस तरीके से यू टर्न ले रहा था, है ना। देखिए, ये तिल्लियां बना देता हूँ साइकिल की, ठीक है, इस तरीके से, समझ गया। ये है साइकिल का वेट, वेट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। वेट जो होता है हमेशा सरफेस ऑफ अर्थ के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये है इसका कांटेक्ट फोर्स, जमीन के साथ जो कांटेक्ट हो रहा है यहाँ पे, वो कांटेक्ट फोर्स क्या होता है हमेशा, तो यार क्या है, जमीन के साथ इसका कांटेक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू क्या है, एन। और जो ये एन होता है ना, कांटेक्ट फोर्स हमेशा क्या होता है, जो भी बॉडी कांटेक्ट में उसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। वेट हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, और कांटेक्ट फोर्स हमेशा जो बॉडी जमीन के कांटेक्ट में उसके परपेंडिकुलर, ये ध्यान रखना, बहुत बार बता रखा मैंने इसी, ठीक है। चलो, पहले साइकिल वाला यहां पे चल रहा था, टेढ़ी हुई ना, पहले पहले साइकिल वाला यहां चल रहा था इस पे, लेकिन यू टर्न आने पर वो इतना बैंड हो गया, थीटा क्या है, बैंडिंग एंगल, इतना बैंड हो गया वो, ठीक है। तो आपको पता है पहले जब ये यहां पे चल रहा था, इस लाइन में चल रहा होगा, तो कांटेक्ट फोर्स ऐसे लग रहा होगा, और वेट कैसे लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा। वेट हमेशा परपेंडिकुलर जमीन का लगता है, और कांटेक्ट फोर्स क्या होती है, जब साइकिल का हैंडल ऐसे था ना साइकिल का, तो नॉर्मल ऐसे हुआ होगा। लेकिन साइकिल का बैंड होने की वजह से वेट तो अपनी जगह पे ही था, लेकिन नॉर्मल क्या हुआ, अलग चला गया। साइकिल कितनी बैंड हुई, थीटा। तो इसका मतलब नॉर्मल भी क्या हुआ, नॉर्मल भी अपने जगह से कितना एंगल डाइवर्ट हो गया, थीटा। पहले एम जी, देखिए जब साइकिल ऐसे चल रही थी सीधी, साइकिल ऐसे चल रही थी ना, तो वेट लगता था नीचे और नॉर्मल लगता था ऊपर, ऐसे करके। लेकिन जब साइकिल का टायर बैंड हो गया ऐसे करके, हाँ, जब साइकिल का टायर बैंड हो गया, तो अब क्या होगा, वेट तो ऐसे ही लगेगा हमेशा, क्योंकि वेट की प्रॉपर्टी है कि हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ लगे, और नॉर्मल की प्रॉपर्टी है कि क्या होता है, ऐसे लगे। तो इसका मतलब नॉर्मल जो था वो अपनी लोकेशन से यहाँ पे आ गया, कितना एंगल आया होगा, जितना एंगल साइकिल हुई होगी उतना एंगल इधर होगा, समझ गया। तो इसलिए मैंने, तो एंगल कितना आ गया, थीटा। तो ये एन रिजोल्व कर दो, इधर क्या आएगा एन, इधर क्या आएगा एन साइन थीटा। अब एक चीज देखो भैया, सिंपल सी बात है, इन अ गिवन डायग्राम, इन अ गिवन डायग्राम, एन कहां लग रहा है, एन साइन थीटा। देखिए ये सेंटर सर्कल है, और ये कहां लग रहा होगा, उसके, ये कहां पे लग रहा होगा, उसके सेंटर की तरफ कहां लग रहा होगा। तो ये ध्यान रखना, हियर एन साइन थीटा एक्ट टूवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, सो एन साइन थीटा इक्वल्स में क्या होगा, क्या होगा, बस सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा एन साइन थीटा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। चलो लिख देते हैं, एम क्या है, मास ऑफ साइकिल, मास ऑफ
साइकिल v क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ साइकिल, और r क्या है, रेडियस ऑफ कर्व पाथ, है ना, ये हो गया। तो भैया एक इक्वेशन ही होगी, इसे कहते हो फर्स्ट इक्वेशन। एंड आपको पता है एन कॉस थीटा यहां पर किसके बराबर होगा, एम जी के, क्योंकि अगर ये ज्यादा होता तो आसमान में चली जाती साइकिल, ये ज्यादा होता तो जमीन में धस जाती साइकिल, लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो इसका मतलब दोनों क्या है भैया, बराबर है। तो एन कॉस थीटा बराबर में क्या होगा, एम जी, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, तो एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा डिवाइड बाय एन कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, एम वी अपॉन में आर, और नीचे एम जी आ जाएगा, एम से एम क्या हुआ, कट गया, एन से एन कैंसिल हो गया, ये क्या हुआ टेन थीटा, और ये क्या हुआ वी स्क्वायर अपॉन में जी आर, तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, क्या आएगी भैया आपको वी स्क्वायर की वैल्यू, जी आर टेन थीटा, तो वी क्या आएगा अंडर रूट जी आर टेन थीटा, दैट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर साइकिल की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है 50 किलोमीटर, वैसे तो इतनी होती नहीं, लेकिन वहां पर बोर्ड में लिख रखा है कि ऑप्टिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए 40 किलोमीटर, तो बंदा क्या होगा, मरेगा। लेकिन अगर साइकिल की ऑप्टिमम वेलोसिटी है 30 किलोमीटर, वहां लिखा है 40, तो बंदा यू टर्न लेते हुए नहीं मरेगा, बचे रहेगा, ठीक है भैया। तो ये जब साइकिल वाला यू टर्न लेता है तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए। थीटा कौन सा एंगल है, तो एंगल ऑफ बैंडिंग, जो बैंड हुआ है वो, ठीक है। जी क्या है 9.8, आर क्या है जिस कर्व में बैंड हो रहा है उसकी रेडियस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लास्ट जो सबसे खास टॉपिक है, जिसके लिए समझ लो आज की क्लास हुई थी, नाम है भैया बैंकिंग ऑफ द रोड, ठीक है भैया। सबसे मेन टॉपिक है, और कई टीचर यही करवाते हैं, ये आगे वाले टॉपिक नहीं करवाते, लेकिन आते वो भी है, तो हमने तो सारी करा है, और सारे केस उससे भी इससे आ जाएंगे, ठीक है। तो बैंकिंग ऑफ द रोड्स कंसेप्ट समझिए, ध्यान रखिए, जहां पर भी बैंकिंग या बैंडिंग आ जाए, ध्यान रखना, जहां पर बैंकिंग या बैंडिंग आ जाए उस केस में वेट रिजॉल्व नहीं होगा। यहां पर मैंने किसको रिजॉल्व किया है, एन को रिजॉल्व किया, यहां पर कुछ रिजॉल्व होना ही नहीं था क्योंकि लेवल रोड पे चल रही थी चीजें, ठीक है। अगला भी मैं बैंकिंग रोड कर रहा हूं, बैंकिंग या बैंडिंग, इसमें भी मैं किसको रिजॉल्व करूंगा, एन को ही करूंगा रिजॉल्व। डायग्राम देखना भैया, ठीक है, केस नंबर थर्ड, ठीक है, क्या है, बैंकिंग ऑफ द रोड। कहां पे मिलती भी है ये चीज, तो भैया ये मिलती है आपको चीज फ्लाई ओवर के ऊपर। फ्लाई ओवर में जब यू टर्न होता है ना, तो वहां पर बैंक किया जाता है, क्यों, नॉर्मल रोड पे क्यों नहीं बैंक किया था, तो भैया फ्लाई ओवर में क्या होता है कि फ्लाई ओवर काफी हाइट पे बने होते हैं, अगर मान लीजिए वहां पे गाड़ी तेज चल रही है और यू टर्न लेते वक्त क्या हुई, पलटी, तो सीधा फ्लाई ओवर से नीचे गिरेगी, और आदमी क्या होगा, ऐसी स्पीड की वजह से मरे ना मरे, लेकिन ऊपर से नीचे गिरने नहीं, ऊपर से नीचे गिरने की वजह से क्या होगा, पक्का खत्म हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं कि फ्लाई ओवर जहां पे यू टर्न आता है ना, उसको एक साइड में उठा देती है। साइकिल ट्रैक देखा आपने, साइकिल ट्रैक, वो उठा होता है एक साइड में, वो बैंक की है। वैसे ही फ्लाई ओवर को थोड़ा सा उठाते हैं, तो साइकिल ट्रैक तो नहीं बनाते, लेकिन थोड़ा सा उठा देते हैं ताकि भैया पलटे तो नीचे ना गिरे। इसे कहते हैं बैंकिंग ऑफ द रोड, क्या कहते हैं इसे, वहां पर मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी हो सकती है। चलो पहले डायग्राम देखना, और डायग्राम को एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मेन यहाँ पे डायग्राम ही है। होता क्या भैया, पहले मैं आपको देखिए, गाड़ी वाड़ी नहीं बनाने वाला, नॉर्मल ब्लॉक बनाऊंगा मैं, क्योंकि गाड़ी बनाने से डायग्राम खराब हो जाएगा। ये है आपकी कर्व हो रहा है, ये फ्लाईओवर मुड़ रहा है, और फ्लाईओवर है थोड़ा सा हम रोड को उठा देते हैं एक तरफ से, ठीक है। अगर लेवल रोड होती तो ऐसा होती, लेवल रोड होती, ये लेवल रोड थी, लेकिन मैंने क्या किया, लेवल से थोड़ा सा उठा दिया, समझ गए, इसे बैंक करना कहते हैं। ये बैंक कर दिया हमने, कितना एंगल उठा दिया, थीटा। तो यानी अगर मैंने थीटा एंगल, लेवल से थीटा एंगल उठा दिया है, तो नॉर्मल भी थीटा एंगल शिफ्ट हो जाएगा, बाकी जिसके अंदर भी शिफ्टिंग आएगी वो सब क्या होगा, थीटा ही शिफ्ट होगा, ठीक है। तो देखिए भैया ये है आपका गाड़ी,
गाड़ी को बनाते हैं इस वाले कलर से। ये रही आपकी गाड़ी। आपको पता है वेट हमेशा कहां लगता है? परपेंडिकुलर जमीन के। ये क्या है भैया? कॉन्टेक्ट फोर्स। ठीक है। आपको पता है जब लेवल रोड पे थे तो वेट और नॉर्मल रिएक्शन सबकी डायरेक्शन क्या हुआ करती थी दोनों की? लेवल रोड पर mg और n दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे, लेकिन बैंक ये इस वाली रोड पर, इस वाले जब थे तो mg और n दोनों क्या थे? एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि लेवल रोड है। लेकिन मैंने क्या किया? रोड को उठा दिया। रोड को उठा दिया तो इसलिए क्या होगा भैया? n क्या होगा? अपनी जगह से उतना शिफ्ट कर जाएगा जितना मैंने उठाया। समझ गए? ठीक है। मैंने जितना इस रोड को उठा दिया उतना ही क्या होगा? ये n जो है उतना ही शिफ्ट कर जाएगा इधर। समझ गए? चलो अब मैं पूछूंगा इससे। यहां पे ये अब n ये है, ये नहीं है, पहले था ये। कब था? जब लेवल रोड पे था तब n और mg ऐसे थे। लेकिन जैसे ही मैंने रोड को उठा दिया तो n यहां आ गया, mg यहां आ गया। तो इसका मतलब n यहां पे कौन सा आएगा? n का कौन सा कंपोनेंट आने वाला है? इधर क्या आएगा? n cos थीटा, और इधर क्या आएगा? n sin थीटा। अच्छा एक चीज देखो, जब आपकी गाड़ी टर्न लेती है, यू टर्न लेती है, क्या लेती है? यू टर्न लेती है, तो आपको पता है गाड़ी के ऊपर क्या लगता है? जर्क। क्या लगता है? और जर्क हमेशा सेंटर से दूर लगता है। जब जर्क बाहर लग रहा है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? इधर। गाड़ी उधर खींचने का प्रयास करेगी, फ्रिक्शन कहां लगेगा? इधर। तो अगर ये एंगल थीटा तो एंगल कितना होगा? अब ये एंगल थीटा तो ये क्या होगा? थीटा ही होगा। अल्टरनेट एंगल कहते हैं ना इसे। तो ये क्या होगा? थीटा। एफ को रिजोल्व करो तो इधर क्या आएगा? एफ कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा? एफ साइन थीटा। पूरी डायग्राम बन चुका है, कुछ और नहीं बनाना है। यहां पे लिख देता हूं। एम क्या है? मास ऑफ गाड़ी। मास ऑफ वी क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी। और दोबारा लिख देता हूं उसको, ऑप्टिमम। ठीक है। मैक्सिमम और ऑप्टिमम वेलोसिटी। और आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। चलो भैया, अब अगर मैं बात करूं तो ये देखो, ये कर्व पाथ दिख रहा है ना आपको? ये कर्व पाथ ऐसा होगा, उसका सेंटर यहां पे इधर कहीं होगा। इस कर्व का सेंटर का होगा इधर होगा ना। तो कौन सा कंपोनेंट वहां पर, कौन सा कंपोनेंट सेंटर की तरफ लग रहा है? यहां का देखिए, इस वाले पूरे डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो सेंटर की तरफ लग रहा है, कौन सा कंपोनेंट? उस डायग्राम में देखो और बताओ कि कौन सा कंपोनेंट सेंटर की तरफ लग रहा है। वहां पर बहुत सारे कंपोनेंट है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, दो ये है। तो कौन से कंपोनेंट सेंटर की तरफ लग रहे हैं? एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, ये दोनों कहां लग रहे हैं? सेंटर की तरफ लग रहे हैं। सो दे प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। सो दे प्रोवाइड, ठीक है। तो हियर एफ कॉस थीटा प्लस एन कहां लग रहे हैं? एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्व पाथ। सो एफ कॉस थीटा और एन साइन थीटा किसके बराबर हुए? सेंट्रीपिटल। एफ की वैल्यू क्या होती है? म्यू एन के बराबर। बोलो हाँ। प्लस एन एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। एम क्या है? मास ऑफ बॉडी। वी क्या है? वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? आर क्या है? रेडियस। एन कॉमन ले लीजिए, ये क्या होगा? म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर में क्या हुआ? एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। ये होगी आपकी पहली इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया। यहां से आपको पहली इक्वेशन पता लगी। अब देखिए दूसरा। आपको पता क्या है? गाड़ी फ्लाई ओवर पे चलते वक्त हवा में उड़ जाती है। फ्लाई ओवर पे टर्न लेते हो तो हवा में उड़ जाती है। जब गाड़ी फ्लाई ओवर पे टर्न लोगी तो क्या हवा में जाएगी? ये जमीन में धंस जाती है।
ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंड क्या होना चाहिए, एन कॉस थीटा, यानी जो ऊपर लग रहा है फोर्स वो किसके बराबर होगा, एफ साइन थीटा प्लस एम जी के। क्योंकि अगर नीचे वाला ज्यादा तो जमीन में, ऊपर वाला ज्यादा तो आसमान में, ऐसा नहीं होता। इसको धर लो, तो क्या हुआ एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा बराबर में क्या हुआ एम जी, एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा बराबर में क्या आ गया एम जी। एन कॉमन ले लो, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा बराबर में क्या हो गया एम जी, होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये दो इक्वेशन बन चुकी है, हमने दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड। तो फर्स्ट क्या थी एन, क्या थी, सॉरी एन म्यू कॉस थीटा प्लस एन म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय, दूसरी क्या थी एन, एन क्या था कॉस थीटा, म्यू भी था ना यहाँ पे, नहीं म्यू था नहीं, ठीक है, कॉस थीटा माइनस म्यू, ठीक है भैया ये था। चलो भैया इसकी वैल्यू किसके बराबर थी, एम बी स्क्वायर अपॉन में आर, और इसकी वैल्यू किसके बराबर थी, एम से क्या हुआ, एम से क्या हुआ। अब देखिए भैया एक काम करते हैं, एक्चुअल में एनसीईआरटी में 10 की टर्म में दिया हुआ है फॉर्मूला, किसकी टर्म में दिया हुआ है, तो हम एक काम करते हैं 10 में कन्वर्ट करने के लिए, कॉस तो है ही नहीं पूरे फॉर्मूले में, जो एनसीईआरटी का फॉर्मूला है उसमें कॉस नहीं है, लेकिन साइन की यहां पे क्या है 10 है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, म्यू कॉस थीटा को साइन कॉस से डिवाइड करते हैं, प्लस साइन थीटा को कॉस से डिवाइड करते हैं, और नीचे कॉस थीटा को सेम वही करना है आपको। फिर क्या कर दिया हमने, कॉस से डिवाइड कर दिया, इधर क्या बचेगा वी स्क्वायर अपॉन में जी आर। तो भैया कॉस से कॉस कट मर गया, कॉस से कॉस कट मर गया, ये क्या हुआ म्यू प्लस टेन थीटा, और ये क्या होगा 1 माइनस म्यू टेन थीटा बराबर में क्या होगा वी स्क्वायर अपॉन में जी आर। तो ये हो जाएगा आपका वी स्क्वायर इक्वल्स टू में जी आर की मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें वी की वैल्यू निकालनी तो जी आर उधर ले आना पड़ेगा। तो जी आर टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन में 1 माइनस म्यू टेन थीटा, तो वी की वैल्यू क्या होगी जी आर टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन में 1 माइनस म्यू टेन थीटा की पावर हाफ। ये मैक्सिमम वेलोसिटी, देखिए उधर जाएगा तो पावर या तो अंडर रूट लगाओ या फिर अब वो लगा दो, ठीक है भैया। ये है आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी बैंक रोड पर। अच्छा ये ध्यान रखना, इसमें मैंने कह दिया इफ थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा क्या है पर कौन सा इंक्लाइन एंगल है, क्या है, अगर मैं इसे 0 कर दूंगा तो रोड कैसी बन जाएगी, लेवल, क्या बन जाएगी, इंक्लाइन के यहाँ पे लेवल रोड बन जाएगी, और लेवल रोड बन जाएगी तो क्या हुआ लेवल रोड। लेवल रोड पे आपको पता है यू टर्न पे क्या वेलोसिटी थी, अंडर रूट म्यू जी आर, क्या थी, चलो देखते हैं इस फॉर्मूले में आता है। तो v इक्वल्स टू में जी आर टेन जीरो, टेन जीरो जीरो होता है भैया पता आपको, म्यू अपॉन में 1 माइनस म्यू टेन जीरो की पावर हाफ, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ठीक है भैया। तो v इक्वल्स में क्या हुआ, यहाँ पे जी आर ये जीरो हो गया, यहां पर क्या बचा म्यू, और यहाँ ये क्या हुआ 1 माइनस ये क्या हुआ पूरा जीरो 1, और पावर क्या आ गई हाँ, तो इसको लिख दोगे अंडर रूट म्यू जी आर, ये तो वही आ गया भाई, है ना। यानी ये वाला फॉर्मूला जो मेन फॉर्मूला है, अगर इसमें थीटा की वैल्यू 0 कर दोगे तो लेवल रोड हो जाएगी, लेवल रोड पर क्या होता है आपको मैक्सिमम वेलोसिटी आती है। अच्छा तो मैंने कह दिया इफ म्यू इक्वल्स टू 0, तो यानी ये क्या हुआ पतले टायर वाला केस आ गया, क्या आ गया, इसे वियर एंड टियर केस कहते हैं, वियर एंड टियर केस, हाँ वियर एंड टियर।
वियर एंड टीयर केस। ठीक है भैया, मतलब टायर वायर का केस आता है, जो पतले टायर होते हैं उसका केस है, तो म्यू की वैल्यू, क्योंकि कांटेक्ट क्या होता है जमीन के साथ, ना के बराबर होता है, तो उस केस में म्यू की वैल्यू क्या लेते हैं हम, ऑलमोस्ट जीरो लेते हैं। चलो देखते हैं क्या साइकिल वाला केस आएगा आपका। साइकिल वाला केस कहां था भैया, ये रहा साइकिल वाला केस, रिजल्ट क्या आया देखते हैं, यहां पे आएगा। चलो, तो v इक्वल्स टू में जी आर tan थीटा प्लस 0 1 माइनस 0 tan थीटा की पावर क्या आ गया। हाँ, ये भैया क्या हुआ, ये तो पूरा जीरो, ये भी जीरो, ये तो जीरो है ही। तो ये क्या हुआ, जी आर, इधर क्या बचा tan थीटा, ये जीरो, ये जीरो, नीचे क्या बचा 1, पावर क्या आ गया, हाँ, इसको क्या लिख दोगे, जी आर tan थीटा की पावर हाफ। पावर हाफ का मतलब ही क्या होता है, ये तो वही आ गया फिर, तो मतलब ये क्या है, सब फॉर्मूलों का पापा। ठीक है भैया, तो ये ध्यान रखना, ठीक है भैया, पूरी थ्योरी मैंने ए टू जेड करा दी है इसकी, कुछ ही नहीं बचा। ठीक है भैया, कल से इस वाले बैच में पहले मैं एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा इस चैप्टर के, तो भैया कोई मिस नहीं करेगा, इस वाले बैच को पूरी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कराऊंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा, जो मेन मेन आने वाले हैं एग्जाम्पल समेत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। दूसरा, फिर दो, एक दो क्लास में, जब दो, वैसे दो क्लास के आसपास खत्म हो जाएंगे अपने न्यूमेरिकल सारे। कॉपी लेके आना, साथ साथ में कॉपी करना, कोई कोई क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है, क्योंकि नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगी। और अगर भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो सबसे इजी तरीका मैं बता रहा हूं भैया, चीजें समझ में आ गई है, बहुत अच्छी बात है, दोबारा से एक बार समझ लो और भी अच्छी बात है, लेकिन दोबारा से उसको रिटर्न में प्रैक्टिस करो, और वो जब तक एकदम करेक्ट ना हो जाए तब तक एक एक दो बार में हो जाएगा रिटर्न में प्रैक्टिस। आपने अगर ऐसे कर लिया तो आपको एग्जाम में पास होने से कोई नहीं बचा सकता, पास ही होगे, ओ सॉरी, हाँ, पास होने से कोई नहीं बचा सकता, अच्छी बात है भाई। ठीक है, तो भैया पास होना है तो मेरे अकॉर्डिंग चल लो, पास नहीं अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है भैया, तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।